हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रीवाई स्टडी। एंड आज की वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कुछ क्रॉप्स के बारे में। इनके हम कुछ पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं और जो की पॉइंट्स हैं, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें आज हम बात करेंगे किसी भी क्रॉप की बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। तो उसमें उसका ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड उसकी यील्ड, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट हम कवर करने वाले हैं क्रॉप्स के। तो सबसे पहली आज की जो क्रॉप रहेगी वो है हमारी राइस की क्रॉप। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राइस के इंट्रोडक्शन के बारे में कि राइस है तो राइस का बॉटेनिकल नेम क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर देखिए राइस को ओराइजा सेटाइवा एल, ये इसका एक बॉटेनिकल नेम है। बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी विद द स्टेपल डाइट ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशंस। इंडिया जो है वो जो राइस है वो एक जितनी भी विश्व की पॉपुलेशन है उसका आधी पॉपुलेशन का जो है एक भोजन के रूप में यूज होता है राइस। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट राइस ग्रोइंग कंट्री, और जो इंडिया है वो एक सबसे बड़ी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में राइस को ग्रो करती है। वाइल चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, और जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है राइस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा धान किस देश में उगाया जाता है तो वहाँ पर आप भारत को टिक करेंगे। एंड अगर पूछा जाए कि धान की सर्वाधिक उत्पादन किस देश के अंतर्गत होता है तो वो है चाइना, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। एंड आगे देखिए, राइस इज हेल्थफुल एज इट डज नॉट कंटेन फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम फ्री एंड गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स। यहाँ पर ये जो राइस है ये हेल्थफुल होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, एंड इसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड सोडियम फ्री राइस होता है, ठीक है। एंड गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स सच एज थायमीन, नियासिन, आयरन, राइबोफ्लेविन, विटामिन डी, कैल्शियम एंड फाइबर। और ये जो राइस है इससे हमें प्रोटीन मिलती है, विटामिन मिलती है एंड मिनरल्स भी मिलते हैं। और अगर प्रोटीन्स में आप देखेंगे विटामिन में तो थायमीन जो है, नियासिन, आयरन, राइबोफ्लेविन एंड विटामिन डी और कैल्शियम इत्यादि एंड फाइबर काफ़ी मात्रा में राइस से मिल जाता है, जिससे हमारी जो हेल्थ है वो एकदम अच्छी रहती है। इट इज़ लो शुगर, और जो राइस है उसमें शुगर का जो परसेंटेज है वो बहुत कम पाया जाता है। ऑल राइस इज़ ग्लूटीन फ्री, जो ग्लूटीन एक प्रोटीन होती है जो कि व्हीट में पाई जाती है बट राइस में वो नहीं होती है। मेकिंग राइस द इसेंशियल चॉइस फॉर पीपल विद ग्लूटीन फ्री डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको इसेंशियल बनाना है, ठीक है, मनुष्य के लिए चावल को, तो वो ग्लूटीन फ्री होना चाहिए, या फिर पीपल्स की रिक्वायरमेंट रहती है ग्लूटीन फ्री राइस की। अब हम बात करेंगे राइस के क्लासिफिकेशन की। तो द जीनस ओराइजा इंक्लूड्स 24 स्पीसीज। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो ओराइजा सेटाइवा है या जो धान है उसकी वाइल्ड प्रजातियाँ कितनी हैं या टोटल प्रजातियाँ कितनी हैं, तो वो हैं 24, ऑफ विच 22 आर वाइल्ड, ठीक है। इसमें से 22 जो हैं वो जंगली हैं, एंड 2 नेमली ओराइजा सेटाइवा एंड ओराइजा गिलेवेरिमा, ये जो है आपकी कल्टीवेटेड स्पीसीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे तो राइस की टोटल स्पीसीज़ कितनी हैं 24, उसमें से 22 वाइल्ड स्पीसीज़ आपकी जंगली एंड 2 स्पीसीज़ जो है वो कल्टीवेटेड स्पीसीज़ के अंतर्गत रखी गई हैं, जिसमें आपकी आती है ओराइजा सेटाइवा एंड दूसरी जो है ओराइजा गिलेवेरिमा। ऑल द वेराइटीज़ फाउंड इन एशिया, अमेरिका एंड यूरोप बिलोंग टू ओराइजा सेटाइवा, एंड वेराइटीज़ फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका बिलोंग टू ओराइजा गिलेवेरिमा। जितनी भी वैरायटीज़ हैं जो ओराइजा सेटाइवा से बिलोंग करती हैं वो आपकी एशिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप में पाई जाती हैं। एंड जो वैरायटी ओराइजा गिलेवेरिमा से बिलोंग करती हैं वो सारी वैरायटी आपके लिए वेस्ट अफ्रीका के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर एक देखिए, ओराइजा सेटाइवा हैज़ 3 सब स्पीसीज़। ओराइजा सेटावाई को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 स्पीसीज़ में, जिसमें आपकी एक आती है इंडिका,
इसकी क्या रहती है कि हाई टिलरिंग, ईजिली लॉग्ड, एंड इसका जो फोटो पीरियड सेंसिटिव होती है, एंड इसकी जो वल्नरेबल और ग्रेन सेटरिंग विद नॉन स्टिकी ग्रेन टेक्सचर। ये जो है इंडिका के यहाँ पर कुछ करेक्टर्स दिए गए हैं। एंड दूसरी जो स्पीसीज आती है वो है यहाँ पर जपोनिका। यहाँ पर लो टिलरिंग थोड़ी कम होती है, एंड मीडियम इन हाइट, हाइट की जो है मीडियम हाइट रहती है, एंड फोटो पीरियड नॉन सेंसिटिव, जो फोटो पीरियड है वो नॉन सेंसिटिव है, टॉलरेंट टू कूल टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर के प्रति ये टॉलरेंट है, शॉर्ट एंड राउंड एंड स्टिकी ग्रेन्स इसके अंतर्गत होते हैं। शॉर्ट मानी छोटे, राउंड मानी गोल थोड़े, मतलब चपटे, एंड स्टिकी ग्रेन क्वालिटी इसकी होती है। एंड लास्ट जो स्पीसीज है वो है जबैनिका। जबैनिका में क्या रहता है कि लो टिलरिंग, टॉल हाइट, इसकी जो हाइट है वो लंबी रहती है, फोटो पीरियड नॉन सेंसिटिव है, टॉलरेंट टू कूल टेम्परेचर, एंड लार्ज और बोल्ड ग्रेन्स रहते हैं इसके, ठीक है, थोड़े बोल्ड और लंबे ग्रेन्स आपको इसके देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो हुआ क्लासिफिकेशन के बारे में। एंड आगे मैं बात करूँगा क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स के लिए आप देखिए, राइस इसेंशियली अ शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। अब शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट्स में आप देखिए कि राइस क्या है। शॉर्ट डे प्लांट में क्या रहता है कि जो जिसका फोटो पीरियड बहुत कम होगा, ठीक है, तो राइस को हम कब ग्रो करते हैं, खरीफ में, ठीक है। तो खरीफ में जो फोटो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो इसीलिए इसको हम शॉर्ट डे प्लांट बोल देते हैं। एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड लाइट इंटेंसिटी डिटरमाइंस द ग्रोथ पीरियड ऑफ क्रॉप परफॉर्मेंस। ये जो फोटो पीरियड एंड लाइट की जो इंटेंसिटी रहती है वो डिटरमाइन करती है ग्रोथ पीरियड ऑफ क्रॉप की परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, कि उसकी ग्रोथ कैसी होगी एंड क्रॉप जो हमारी परफॉर्मेंस है वो कैसी देगी। The optimum climate requirements for its normal growth includes 20 to 25 degree centigrade temperature throughout the crop durations। पूरे क्रॉप से ड्यूरेशन के दौरान 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, ठीक है, या ऑप्टिमम ग्रोथ होती है इस टेम्परेचर पर। क्लियर स्काई ड्यूरिंग डे फॉर बेटर इंटरसेप्शंस ऑफ सोलर एनर्जी एंड हाई फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। जब आसमान साफ रहता है दिन के दौरान, उस समय क्या रहता है कि इसमें सोलर एनर्जी का इंटरसेप्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है कि हाई फोटोसिंथेसिस होती है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा बनता है। एंड लो नाइट टेम्परेचर फॉर रिड्यूस्ड मेंटेनेंस, रेस्पायरेशंस एंड इक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेनफॉल। रात का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसका जो रेस्पायरेशन है वो मेंटेन हो जाता है, रेस्पायरेशन ज़्यादा नहीं होता है। तो ये तो हुआ क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करेंगे सॉइल रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत। तो सॉइल रिक्वायरमेंट्स में आप देखिए, राइस इज़ ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। राइस को आप किसी भी टाइप की सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। एंड हाउएवर सॉइल कैपेबल फॉर होल्डिंग वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड सच एज हैवी न्यूट्रल सॉइल्स, जिसमें क्ले, क्लेई लोम एंड लोमी आर मोस्ट suited for its cultivation. It is grown normally in soils with soil reactions ranging pH 5 to 8। इसमें क्या है कि राइस के लिए एक अच्छी जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो सॉइल रिक्वायर होती है। वैसे आप इसे किसी भी टाइप की सॉइल में ग्रो कर सकते हो, बट यहाँ पर आपके लिए क्ले लोम एंड लोमी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है राइस कल्टीवेशन के लिए। एंड जो सॉइल है उसका पीएच कितना होना चाहिए, तो वो 5 to 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एंड अब बात करेंगे सोइंग टाइम की। तो सोइंग टाइम में आप देखिए, इन पार्ट ऑफ ईस्टर्न रीजन एंड पेनिसुलर इंडिया द मीन टेम्परेचर इज फेवरेबल थ्रू आउट द ईयर फॉर राइस कल्टिवेशंस, हेंस 2 or 3 क्रॉप्स आर टेकन इन अ ईयर। एक साल में 2 से 3 क्रॉप्स पर ईयर यहाँ पर ली जाती हैं, कहाँ पर, ईस्टर्न रीजन एंड पेनिसुलर इंडिया के अंतर्गत। अब बात करेंगे हम नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की। तो वेयर टेम्परेचर एज फेयरली लो, ओनली 1 क्रॉप सीजन इज टेकन ड्यूरिंग खरीफ सीजन। जो हमारी वेस्टर्न पार्ट रहता है हमारी कंट्री का,
उसमें क्या रहता है कि टेम्परेचर आर फेयरली लो रहता है, ठीक है। तो जिससे हमें केवल एक ही क्रॉप एक सीज़न में ली जाती है, वो भी खरीफ सीजन में, एक ईयर में, ठीक है। देयर आर 3 सीजन्स फॉर ग्रोइंग राइस इन इंडिया। इंडिया के अंतर्गत 3 सीजन आते हैं जिसमें आप राइस को ग्रो कर सकते हैं। उसमें पहला है आपका क्रॉप सीजन, लोकल नेम, सोइंग टाइम्स, हार्वेस्ट टाइम एंड एरिया। तो अगर आप बात करेंगे, एक होता है यहाँ पर ऑटमन राइस, ठीक है, इसे हम प्री खरीफ राइस बोलते हैं। जो है क्रॉप सीजन की प्री खरीफ राइस की सीज़न जो रहती है, उसमें आपका अस राइस जो है वो उगाया जाता है, जो वेस्ट बंगाल एंड बिहार में उगाया जाता है, ठीक है। उसका सोइंग टाइम रहता है मई जून एंड हार्वेस्ट टाइम जो है वो है सितंबर टू अक्टूबर। और जो एरिया है इस राइस को उगाने का इंडिया में, तो वो है 7% ऑफ टोटल एरिया। मतलब जितनी एरिया में राइस उगाया जाता है उसका 7% भाग जो है उसमें आपके अस राइस की खेती की जाती है। एंड उसके बाद में आता है एक विंटर राइस, ये भी खरीफ राइस है, वो है प्री खरीफ राइस, ये है खरीफ राइस। इसमें आपका जो लोकल नेम है तो वो है अमन राइस, एंड इसका जो सोइंग टाइम है वो है जून जुलाई, और हार्वेस्ट टाइम जो है वो है नवंबर टू दिसंबर। और इसमें जो एरिया आता है वो आता है 84% ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो राइस का जितना भी एरिया है इंडिया के अंतर्गत, उसमें से सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सी राइस की कल्टीवेशन की जाती है, तो उसमें अमन राइस आएगा आपका, ठीक है, 84%। एंड उसके बाद आता है एक समर राइस, जिसके लिए हम रबी राइस भी बोलते हैं, तो उसमें आपका आता है बोरो, एंड इसको हम डलुआ भी बोलते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल एंड आसाम में उगाया जाता है। उसकी जो सोइंग टाइम है वो है नवंबर टू दिसंबर, एंड हार्वेस्ट टाइम जो है वो है मार्च टू अप्रैल। और एरिया इसके अंतर्गत आता है 9% ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया का जो 9% भाग है उसमें जो हमारा समर राइस है वो किया जाता है, जिसको हम बोरो राइस भी बोलते हैं। एंड उसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन की। तो इन इंडिया राइस इज ग्रोन मेनली ऑन 2 टाइप्स ऑफ सॉइल्स। एक तो होती है अपलैंड सॉइल्स एंड एक होती है लोलैंड सॉइल्स। तो द सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन इन अ रीजन डिपेंड्स largely on factors such as situations of land, types of soil, irrigation sources, availability of laborers, intensity and distributions of rainfall etc. इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हमारी राइस की जो सिस्टम है कल्टीवेशन का वो डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करेंगे ड्राई कल्टीवेशन या फिर अपलैंड लैंड के अंतर्गत या फिर अपलैंड कल्टीवेशन की बात करेंगे, तो उसमें आता है दिस सिस्टम इज मेनली confined to rain-fed ecosystems with no supplementary irrigation facilities। यहाँ पर क्या है कि टोटली वर्षा पर आधारित रहता है, यानी यहाँ पर कोई सप्लीमेंट्री जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं रहती हैं। लैंड इज प्लो, हम क्या करेंगे उसे जुताई कर देंगे यूजिंग डिस्क हैरो ट्वाइस टू ऑब्टेन फाइन टिल्थ, मतलब 2 बार करेंगे जिससे कि हमें एक अच्छी टिल्थ मिल जाए। एंड अपरूट द बीड्स विद द फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन्स, और जो रूट्स वगैरह रहती हैं बीड्स की वो जो है अलग कर देते हैं। द सीड्स आर सोन आइदर बाई ब्रॉडकास्टिंग और ड्रिलिंग या फिर ड्रिलिंग इन लाइन। सीड को हम ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू या फिर जो ड्रिलिंग मशीन रहती है उसके थ्रू सोन कर देते हैं। इन जनरल ट्रेडिशनल टॉल वेराइटीज़ कंबाइनिंग अर्ली मेच्योरिटी एंड ड्रॉट टॉलरेंस विद परफॉर्म्ड एंड हार्डली एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। इसमें जो है कोई भी हम केमिकली फर्टिलाइजर हार्डली यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जो सोइंग करेंगे अपलैंड राइस की, वो या तो ब्रॉडकास्टिंग से कर देंगे या फिर ड्रिलिंग कर देंगे उसमें, ठीक है, ड्रिल मशीन से। एंड उसके बाद आता है आपका बेट या फिर लोलैंड कल्टीवेशन। इसमें क्या आता है कि दिस सिस्टम इज प्रीवेलेंट इन एरियाज वेयर एडुकेट वाटर सप्लाई इज एश्योर्ड आइदर थ्रू रेनफॉल और इरीगेशन और बोथ। मतलब ये उस एरिया में इस तरह की कल्टीवेशन करी जाती है यहाँ पर जो हमारे वाटर सप्लाई के जितने भी जो साधन होते हैं, जैसे कि आपका चाहे ट्यूबवेल हो, जो भी हो, मतलब एक वाटर प्रॉपर मात्रा में उपलब्ध है, उस एरिया में आपकी जो लोलैंड कल्टीवेशन है वो करी जाती है। एंड द लैंड इज प्लॉड थ्रोली एंड पडल इन 3 to 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर। हम क्या करते हैं उसको प्लॉइंग करते हैं लैंड की, एंड उसके बाद में पडलिंग करते हैं उसमें, ठीक है, 3 to 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में पहले
खेत में पानी भर लेते हैं एंड उसके बाद में हम उसमें पडलिंग कर देते हैं। पडलिंग इज डन लार्जली बाई वॉलक्स ड्रोन कंट्री प्लाव, या तो जो बैलों से चालित रहता है कंट्री प्लाव उससे करते हैं, या फिर कोई वुडन प्लैंकर है इससे हम कर देते हैं। इन लार्ज फॉर्म पडलिंग इज डन विथ पावर टिलर, जो बड़े बड़े फार्म होते हैं वहाँ पर पडलिंग जो है एक पावर टिलर के थ्रू की जाती है, और ट्रैक्टर्स माउंटेड कैज व्हील, उसके जो साइड के जो व्हील होते हैं उसको हम कैज व्हील बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सॉइल कंडीशंस। ठीक है, कि कैज व्हील जब भी लगाएंगे कि सॉइल की कंडीशन कैसी है। ठीक है, वहाँ हमारा ट्रैक्टर फंस सकता है तो उसके लिए हमें कैज व्हील लगा देते हैं। इट मे बी टू टाइप्स, एक तो होती है डायरेक्ट सीडेड और एक होती है ट्रांसप्लांटेड राइस। ये जो लोलैंड कल्टीवेशन है इसको दो भागों में दोबारा से कैटेगराइज किया गया है। एक तो है डायरेक्ट सीडेड कर देते हैं और एक रहता है यहाँ पर आपकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। यहाँ पर पहले नर्सरी ग्रो करेंगे उसके बाद में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए अपलोड करने में बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, जो कि डेटा की कमी रहती है। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में आगे की वीडियो जो है कवर कर लेंगे, आगे की जो क्रॉप्स है वो कवर कर लेंगे, जिसमें अभी मैं आपके लिए बता रहा था अपलैंड एंड लोलैंड राइस के बारे में। तो जो लोलैंड कल्टीवेशन है उसको दोबारा से डायरेक्ट सीडेड राइस एंड ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक्स के फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एंड उसके बाद में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट, बीड मैनेजमेंट एंड ट्रांसप्लांटेड राइस के अंतर्गत वेट नर्सरी, ड्राई नर्सरी, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ में डिस्क्राइब करेंगे एंड डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। आगे जो पार्ट 2 आएगा उसमें हो सकता है कि क्रॉप आपकी पूरी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इस क्रॉप से रिलेटेड या राइस क्रॉप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, चाहे वो आपके किसी भी एग्ज़ाम में हो, इस लेक्चर से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसे ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे इसी क्रॉप के पार्ट 2 के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।